Hello everyone, welcome to Calm Classes. I hope you all are doing well. तो अभी तक हमने एंसेंट हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता से लेके जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद को देख लिया है। ठीक, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि उस समय के 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था वो था मगध महाजनपद, और उस पर अलग अलग समय पर अलग अलग वंश के शासक ने अपना अपना शासन किया, जिसमें हमने 3 वंश और उनके शासक और शासनकाल देखा, जो कि थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो नंद वंश के बाद जो है वो मगध पर मौर्य वंश का शासन आया, पर मौर्य वंश से पहले कुछ विदेशी आक्रमण देखने को मिले भारत पर। तो आइए देखते हैं कि किसने किसने आक्रमण किया था उस समय। तो भारत के पूर्वी क्षेत्र में मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था। इसने अगल बगल के छोटे राजाओं को हराकर भारत के पूर्वी क्षेत्र में राजनीतिक स्थिरता ला दी थी। यानी जो ये ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है मैप में, ये पूरा मगध जो है मगध साम्राज्य था, जो कि अगल बगल के छोटे छोटे जो राजा थे उनको हराने के बाद ये अपना साम्राज्य इतना बढ़ा चुका था। ठीक, उसी समय जो पश्चिम उत्तर क्षेत्र था, जो कि ये हिस्सा है आपका, तो यहाँ पे की जो राजा थे वो बहुत छोटे राजा थे, जो कि कमज़ोर शासक थे, जिन पर धीरे धीरे कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। तो उस समय 2 आक्रमण हुए थे, एक ईरानी आक्रमण हुआ था, ठीक, और एक यूनानी आक्रमण हुआ था। तो हम एक एक करके इन दोनों को देखते हैं। तो पहले हम देखते हैं ईरानी आक्रमण। तो भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण जो है ईरान के हकमनी वंश के हकमनी वंश के द्वारा किया गया था। ठीक, और हकमनी वंश का जो संस्थापक था वो था साइरस द्वितीय। पर साइरस द्वितीय ने जब भारत पर आक्रमण किया तो उसे विजय नहीं मिली थी। ठीक, यानी कि वो सफल नहीं रहा था। ये है कि साइरस द्वितीय ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया, परंतु वह असफल रहा। भारत पर आक्रमण करके प्रथम सफलता जिस वंश ने प्राप्त की थी वो था इसी वंश का शासक था डेरियस प्रथम, जिसने भारत पर आक्रमण करके सफलता प्राप्त की थी। यानी यहाँ पे जो सवाल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि भारत पर प्रथम आक्रमण किसने किया, तो वो था हकमनी वंश का संस्थापक साइरस द्वितीय। ठीक, जिसने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। पर वो कौन था जो प्रथम आक्रमण करके सफल रहा, तो वो था डेरियस प्रथम, जो कि हकमनी वंश का ही शासक था। तो यहाँ हम ये याद रखेंगे कि भारत पर आक्रमण करके जो सफल रहा वो था डेरियस प्रथम, जिसको दारा प्रथम भी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने राज्य में मिला लिया था। 16 महाजनपद में हमने देखा था गांधार और कंबोज, जो कि यहाँ का इलाका था आपका ये। ठीक, तो सर्वप्रथम 516 ईसा पूर्व में गांधार तथा कंबोज को हराकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। ठीक, उसके बाद भारत के पश्चिमोत्तर भाग को जीतने के बाद डेरियस प्रथम ने इसे ईरान का 20वां प्रांत बना दिया। यानी कि जो ईरान देश है, जो भारत का हिस्सा था, वो उसे ईरान में मिला लिया इसने, डेरियस ने। ठीक, इस क्षेत्र से इसे 360 टन सोना भेंट में मिलता था। यानी कि ये जो अमाउंट था सोने का, वो इसके एशियाई प्रांत में जो राज्य थे उनका पूरा 1/3 हिस्सा मिलता था। पूरे एशियाई जो साम्राज्य थे उसका जो 1/3 हिस्सा था वो केवल उसे गांधार और कंबोज से ही मिलता था वो सोना। ठीक, और जो आपका ईरान था उस समय उसे फारस बोला जाता था। फारस उस समय ईरान को बोला जाता था। आगे देखते हैं। तो इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को सिकंदर ने पराजित कर दिया और हकमनी वंश का भारत से अंत हो गया। ठीक,
अब इसका ईरान आक्रमण का प्रभाव क्या पड़ा? तो भारत और ईरान का जो संपर्क 200 सालों तक बना रहा। ठीक, ईरानी आक्रमण के फलस्वरूप किसको बढ़ावा मिला? व्यापार को भी बढ़ावा मिला। यानी कि भारत और ईरान में जो है जो संपर्क था वो 200 साल तक था। जब पहली बार आक्रमण हुआ तब से लेकर जब सिकंदर ने उसे हराया तब तक इन दोनों का जो संपर्क था वो 200 सालों तक बना रहा और इससे जो है व्यापार को बढ़ावा मिला। आगे देखते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण देखते हैं। तो यूनान के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर था। सिकंदर जो था वो फिलिप का पुत्र था जो कि यूनान के राजा थे। और सिकंदर का जो मूल नाम था वो था अलेक्जेंडर। सिकंदर उसे तब बोला जाने लगा जब वो सारे साम्राज्य को जीतने लगा, तब उसके बाद उसे सिकंदर बोला जाने लगा। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसिडोनिया में हुआ था और पिता की मृत्यु के पश्चात लगभग 20 वर्ष की आयु में सिकंदर ने राजगद्दी संभाली थी। यानी कि सिकंदर जब शासक बना यूनान का, तो वो 20 वर्ष का था उस समय। और सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु और इसकी प्रिय पत्नी का नाम था रुक्साना। रुक्साना जो है सिकंदर की प्रिय पत्नी का नाम था और इसका एक घोड़ा था जिसका नाम था बुसेफेल्स। ठीक, आगे देखते हैं। तो सिकंदर ने जब भारत के पश्चिम उत्तर से आक्रमण शुरू किया तो सबसे पहले तक्षशिला के राजा आरंभिक ने सिकंदर की अधिकता को स्वीकार कर लिया। यानी कि जब भारत में जब पहली बार सिकंदर ने आक्रमण किया इसके पश्चिम इलाके में, तो उस समय वहाँ के जो राजा तक्षशिला के जो राजा आरंभिक थे उन्होंने सिकंदर के सामने शरणागति स्वीकार कर ली। ठीक, उसके बाद सिकंदर ने पंजाब के राजा पोरस पर आक्रमण किया। ठीक, और इस युद्ध को झेलम या हाइडेफिज युद्ध कहा जाता है। और पंजाब यानी कि झेलम तथा चिनाब के बीच का मध्यवर्ती क्षेत्र जो था वो पंजाब था। ठीक, और इस युद्ध को बोला जाता है झेलम या हाइडेफिज युद्ध। तो जब सिकंदर ने पंजाब पर आक्रमण किया तो वहाँ के राजा पोरस ने उस आक्रमण का कड़ा प्रतिरोध किया। ठीक, तो सिकंदर ने पोरस की बहादुरी से अत्यधिक प्रभावित होकर उसे उसका राज्य वापस कर दिया उस समय। फिर सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया क्योंकि उसी समय चाणक्य ने सिकंदर के सेना में जो है वो विद्रोह फैला दिया। यानी कि उसमें कुछ अंधविश्वास की बातें फैला दी जिसके कारण सिकंदर की जो सेना थी उसने जो व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। वो अंधविश्वास क्या फैलाया कि जिसने भी इस नदी को पार करके भारत में प्रवेश किया वो कभी भी वापस नहीं गया। तो इसीलिए जो उसकी सेना थी वो उस नदी को पार करने से मना कर दी। इसीलिए सिकंदर ने अपनी सेना को नदी पार करने के लिए बहुत प्रेरित किया, लेकिन उसकी सेना ने नदी पार नहीं की, अतः सिकंदर लौट गया। यानी कि सिकंदर जो है उसके बाद फिर भारत में आक्रमण नहीं किया, वो वहीं से वापस चला गया। ठीक, तो सिकंदर के जो सेनापति थे, जो थल सेनापति था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटर और जो जल सेनापति था उसका नाम था नियार्कस। फिर सिकंदर जो है भारत में 19 महीने तक रहा। वापस लौटते समय 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में जो है सिकंदर की मृत्यु हो गई। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। ठीक, आगे देखते हैं। सिकंदर की सफलता के कारण सिकंदर इतना सफल क्यों रहा, इसका क्या कारण था? ठीक, तो भारत में किसी एक सत्ता के केंद्रीकरण का अभाव जो है वो सिकंदर की सफलता का प्रमुख कारण था। मतलब कि भारत में जो सत्ता थी वो कई भागों में बटी थी। यानी कि कई यहाँ राजा थे जो अलग अलग विचारधारा के थे, जिसके कारण सिकंदर को उन्हें बरगलाने में सफलता मिली, जिसके कारण वो यहाँ पर जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया। ठीक, दूसरा कारण क्या था कि सिकंदर की सेना शक्तिशाली थी। उसकी सेना में तेज तर्रार घोड़े की भरमार थी। साथ ही आरंभिक जैसे देशद्रोहियों का सहयोग भी उसकी सफलता का कारण बना, क्योंकि सबसे पहले तक्षशिला में ही आरंभिक ने उसे
शरणागति देने के बाद वो भारत के कुछ चीज़ों के बारे में उसे बताता गया है, जो कि सिकंदर के भारत में प्रवेश का कारण बना और उसकी सफलता का भी कारण बना। आगे देखते हैं कि सिकंदर के आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ा। तो सिकंदर के आक्रमण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिणाम था, जिसके कारण भारत और यूनान के मध्य विभिन्न क्षेत्रों में सीधे संपर्क की स्थापना हुई। सिकंदर के आक्रमण से पूर्व जो छोटे छोटे भारतीय राज्य आपस में संघर्षरत थे, उनमें पहली बार एकता के लक्षण दिखे। यानी कि जो राजा अलग अलग मतलब एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे, वो सिकंदर के आक्रमण के बाद एक साथ में, फलस्वरूप भारत एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला। भारत में जो है वो एकीकरण की प्रक्रिया को बल मिला और प्राचीन यूरोप को भारत के संपर्क में आने का अवसर मिला। ये भी है एक इसका प्रभाव भारत पर जो पड़ा था सिकंदर के आक्रमण से। फिर जो है भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। भारत में गांधार शैली का विकास यूनानी कला का ही परिणाम था। यूनानियों से मुद्रा निर्माण की कला भी भारतीयों ने सीखी। यानी कि मुद्रा कला जो है वो जब सिकंदर का आक्रमण हुआ उसके बाद आई भारत में, जो कि यूनानियों से ही आई थी। ये हो गया प्राचीन भारत पर विदेशी आक्रमण, जो कि दो हुए थे, यूनानी और ईरानी, ठीक, जिसको हमने अभी देखा। अब इस पर कुछ हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चंस देखते हैं इस पर हम। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि भारत पर पहला विदेशी आक्रमण किस वंश के द्वारा किया गया था, जिसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है हकमनी वंश, बी है खिलजी वंश, सी है नंद वंश, डी है मुगल वंश। तो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण जो है वो ऑप्शन ए है, हकमनी वंश द्वारा किया गया था, जो भी हमने पीछे देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिकंदर के गुरु का क्या नाम था। ऑप्शंस हैं इसके प्लूटो, बी है अरस्तु, सी है फिलिप और डी है दारा। तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक। अरस्तु जो है सिकंदर के गुरु का नाम था। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर कितने समय तक भारत में रहा था। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 15 महीना, बी है 19 महीना, सी है 21 महीना और डी है 18 महीना। तो सिकंदर भारत में 19 महीने तक रहा था, यानी ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, हाइडेस्पिस का युद्ध कब हुआ था। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है 326 ईसा पूर्व, बी है 325, सी है 324 और डी है 327 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में जो है हाइडेस्पिस का युद्ध हुआ था। ये युद्ध किसको बोलते हैं, जो पंजाब पर सिकंदर ने आक्रमण किया था जिसमें राजा पोरस की हार हुई थी, उसी युद्ध को बोलते हैं हाइडेस्पिस युद्ध, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, पोरस का राज्य कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था। तो जो पोरस का राज्य था वो झेलम और चिनाब नदी, यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, झेलम और चिनाब नदी के बीच में फैला हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, पोरस का राज्य कौन कौन सी नदियों के मध्य फैला हुआ था। इसके ऑप्शंस है। ऑप्शन ए है सिंधु से झेलम, बी है झेलम से चिनाब, सी है चिनाब से रावी और डी है रावी से सतलज। तो इसका राइट आंसर जो है वो है झेलम से चिनाब। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, तो सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है नंद, ऑप्शन बी है मौर्य, ऑप्शन सी है शुंग और ऑप्शन डी है कण्व वंश, ठीक। तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो है नंद वंश का जो है शासनकाल था इस पे उत्तर भारत पे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है महापद्मानंद, ऑप्शन बी है धनानंद, सी है सुकल्प और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, धनानंद जो था इसके समकालीन था सिकंदर की। नेक्स्ट देखते हैं कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी। इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है बेबीलोन में, जो कि ईरान में पड़ता है, बी है रोम में, सी है कंबोज में और डी है मगध। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, सिकंदर की मृत्यु जो है वो बेबीलोन में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, सिकंदर की सेना में
सिकंदर की सेना ने भारत में किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? ऑप्शन ए है व्यास नदी, बी है सिंधु नदी, सी है झेलम नदी और डी है सतलुज नदी। तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है कि व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, तक्षशिला के किस शासक ने सिकंदर की अधीनता स्वीकार की? इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है महापद्मानंद ने, बी है धनानंद ने, सी है आरंभिक ने और डी है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका राइट आंसर है आरंभिक ने, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, यानी कि सिकंदर की अधीनता जो है वो सबसे पहले आरंभिक ने स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइडेस्पिच का युद्ध किनके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है सिकंदर और पोरस के मध्य, बी है सिकंदर और चंद्रगुप्त के मध्य, सी है सिकंदर और धनानंद के मध्य और ऑप्शन डी है सिकंदर और आरंभिक के मध्य। तो ये युद्ध जो है वो सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं कि किस नदी के तट पर सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था? तो ये झेलम नदी के तट पर हुआ था, ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। ठीक, तो ये हो गया प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण, जो कि आज के वीडियो में हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।